तो डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने ये देखा था कि लोन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में जाना, MCLR के बारे में जाना, इवन रेपो लिंक्ड रेट के बारे में जाना, और हमने ये देखा कि MCLR की कैलकुलेशन कैसे होती है। इंटरेस्ट रेट के बाद में हमने ये भी देखा कि बैंकों को कहाँ कहाँ बाउंड किया जाता है कि आपको लोन दिया ही जाना है। तो 40% का हमने क्राइटेरिया देखा, वो सारी चीज़ें हमने बात की। अब आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस के अकॉर्डिंग, यानी कि हम बात करने वाले हैं जो लोन में प्रॉब्लम्स आ रही है बैंकों को भी रिसेंट टाइम में, उसके बारे में NPA के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। और NPA जो है अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे मेजर प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर की। तो NPA क्या है, NPA कैसे होता है, NPA करने से बैंकों को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्यों बैंक NPA कैटेगराइज करें ही करें, उससे हमारा क्या हमें क्या हो सकता है, अगर कोई बैंक अपना NPA छिपाता है तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट ज़्यादा है, फैक्चुअल एस्पेक्ट यहाँ पर कम है। फैक्चुअल एस्पेक्ट तो बहुत ईजी है कि 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया था, इसका जो है ना एसेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निजेशन, ये नॉर्म्स शुरू किए थे। एसेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निजेशन, तो ये नॉर्म्स कब शुरू किए थे, ये नॉर्म शुरू किए गए थे सरकार के द्वारा 1993 में। तो एक तो ये आपका 1993 याद रखना है। और NPA की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हिंदी में इसको बोलते हैं गैर निष्पादित संपत्तियां। क्या बोलते हैं हिंदी में? गैर निष्पादित संपत्तियां या संपत्ति। तो ये आपका काम का है और ये आपके काम का। अब हम ये समझेंगे कि एसेट क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनकम रिकॉग्निजेशन क्या होता है, जिसको 1993 में नॉर्म्स लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज NPA, है ना। NPA क्या है, NPA की गाइडलाइंस क्या है, NPA क्या कैसे वर्क करता है। तो देखिए, सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि अगर आपने कोई लोन लिया और उस लोन का आपने EMI 90 दिन तक नहीं चुकाया है, तो वो वो लोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने बाइक लोन लिया, व्हीकल लोन लिया, कोई और भी लोन लिया, तो अगर आप उसका EMI 90 डेज तक नहीं चुका रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, आपका इंटरेस्ट भी बना हुआ है, कुछ भी नहीं चुकाया आपने, 1 रुपया भी नहीं चुकाया 90 डेज तक, तो फिर वो लोन क्या हो जाएगा? NPA हो जाएगा। बेसिक डेफिनेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि कैश क्रेडिट के संदर्भ में अलग डेफिनेशन है, वहाँ पर 6 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते तो अलग है। एग्रीकल्चर फील्ड में NPA अलग होता है, वहाँ पर अगर 1 साल एक फसल होती है तो फसल टाइम के बाद में जब क्रॉप आपका आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको बेचने के बाद भी पैसा नहीं चुकाते हैं, 1 क्रॉप सीजन 2 क्रॉप सीजन नहीं चुकाते हैं, तो फिर आपका NPA हो जाता है। तो वहाँ हमें जाना नहीं है क्योंकि वो एक अलग मामला है। आपका सिर्फ ये देखना है कि बेसिक डेफिनेशन ये है, और जो ऑलमोस्ट सारे लोन पे लागू होती है कि 90 दिन तक अगर आप अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं तो आपका लोन हो जाएगा NPA। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर मान लो मैं इंटरेस्ट पे कर दूँ तो, या फिर सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए मैं प्रिंसिपल पे कर दूं तो अब आप ये समझिएगा, इसको बहुत आसानी से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए आपकी किस्त 90,000 थी, आपकी किस्त कितनी थी? 90,000। या फिर आप ऐसे मानिए कि आपकी किस्त जो है 30,000 थी, 90,000 की बजाय 3 महीने का आंकड़ा आ जाएगा। आपकी किस्त कितनी थी? 3,000। ये 1 महीने की किस्त है, यानी 30 दिन की किस्त है, 30,000 रुपये। तो पर डे का हिसाब से आपको कितना पैसा देना है? 1,000 रुपये। अब अगर आप 1 महीना नहीं चुकाते, 1 महीना नहीं चुकाते तो कितना ड्यू हो जाएगा आपका? 30,000 ड्यू हो जाएगा। दूसरे महीने नहीं चुकाते तो कितना ड्यू हो जाएगा? 30,000 ड्यू हो जाएगा। तीसरे महीने नहीं चुकाएंगे तो कितना ड्यू हो जाएगा? 30,000 ड्यू, यानी टोटल कितना ड्यू हो जाएगा? 90,000 रुपये। इसमें प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, सारी चीजें। 90,000 रुपये आपका बैंक का बकाया। कितने दिन से नहीं चुका रहे आप? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, यानी 90 दिन तक आपने पैसा नहीं चुकाया और पर डे के 1000 के हिसाब से 90,000 आपके ड्यू है। तो बैंक यहां जाकर आपको NPA कैटेगराइज कर देगा। करने से क्या फायदा होगा वो भी हम जानेंगे, लेकिन आप ये सोचिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति 10,000 जमा करा देता है, बैंक वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, पड़ोसी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बीवी ताने मार रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, आपने सोचा 10,000 तो जमा करा ही देते हैं। तो 10,000 जमा कराने से संकट टलेगा नहीं, संकट कुछ समय के लिए आगे चला जाएगा।
कुछ समय के लिए आगे चला जाएगा। इसका मतलब कि 10,000 का पैसा पर डे 1000 के हिसाब से आपने कितने दिन का चुकाया, 10 दिन का पैसा चुका दिया, 10 दिन का चुका दिया। ड्यू बैंक एनपीए कितने दिन ड्यू होने के बाद एनपीए होता है, 90 दिन ड्यू होने के बाद एनपीए होता है। अब आपके 90 दिन का पैसा ड्यू है, अगर उसमें से आपने 10 दिन का चुका दिया तो भी कितने दिन का ड्यू है, 80 दिन का ड्यू है। यानी अगर कोई लोन अगर आपका एनपीए हो गया है और आपने 10 दिन का चुका दिया 90 दिन, तो वो 80 दिन का ड्यू हो जाएगा। यानी 10 दिन बाद फिर वो लोन क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। फिर आप उस दिन 10,000 चुका देंगे तो फिर वो एनपीए से बच जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा वो। कभी कभी कुछ लोन क्या होते हैं कि मान लीजिए 90 दिन के ड्यू होने के बाद में, 90 दिन के ड्यू होने के बाद में आपने लोन नहीं चुकाया तो 91 डे से वो क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। उसके भी 20 दिन बाद आपने लोन नहीं चुकाया, यानी एनपीए कैटेगराइज कर दिया बैंक ने। अब आपका ड्यू कितने का हो गया, 20 दिन और, यानी 20,000 और ड्यू हो गए, और 20,000 और ड्यू हो गए तो अब आपके कितने ड्यू हैं, 1,10,000। और एनपीए कहां पर होता जाता है, 90,000 पे एनपीए हो जाता है, 90 दिन में एनपीए हो जाता है। आपका 1,10,000 ड्यू, यानी 110 दिन का ड्यू है। अब आप क्या करते हैं, एक दिन किसी से पैसा उधार लेकर 50,000 का पेमेंट कर देते हैं बैंक को। कितने हजार का, 50,000 का। यानी आपका ड्यू तो है 110 दिन का, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, 50,000, यानी कितने दिन का, 50 दिन का पेमेंट कर रहे हैं। तो 110 में से 50 माइनस कर दीजिए, तो अब आपका ड्यू कितने का बचेगा, अब आपका ड्यू बचेगा 60 दिन का ड्यू बचेगा। 60 दिन के ड्यू बचने से भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपना पेमेंट ये पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले 30 दिन में फिर आपका लोन क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं एनपीए का स्लिपेज। स्लिपेज का मतलब होता है कि कुछ लोन होते हैं जो एनपीए के नजदीक होते हैं और एनपीए में स्लिप कर जाते हैं। अगर यही लोन वो 30 दिन तक और नहीं चुकाएगा तो एनपीए में स्लिप कर जाएगा। कुछ लोन की रिकवरी होती रहती है, ओवरकम होता रहता है उनका, कि 110 दिन के बाद में भी अगर कस्टमर ने पैसा चुका दिया तो एनपीए से बाहर आ जाएगा। तो ये 90 दिन की लिमिट एक दीवार है। कोई लोन इसके इधर जाता रहता है, इधर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, एनपीए बढ़ता रहता है, घटता रहता है, चलता रहता है, 90 दिन का। ये तो आपको समझ में आया। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी बैंक किसी एनपीए को, किसी लोन को एनपीए कैटेगराइज करेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए मैं बोल दूं या बैंक बोल दे कि ये लोन एनपीए हो गया, चलो सब हो गया, हमने बोल दिया, गोला मार के बोल दिया कि ये लोन एनपीए है। इससे बैंक को क्या और कस्टमर को क्या। नंबर एक बात करते हैं कस्टमर की। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी लोन एनपीए हो जाता है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो आता है वो ये है कि उस लोन से रिलेटेड उसकी जो क्रेडिट है वो खराब हो जाती है। आपने नाम सुना होगा सिबिल का। सिबिल को हम बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ये क्या करता है, ये बोरोवर्स की क्रेडिट हिस्ट्री प्रोवाइड करता है। जितने भी लेन देन करने वाले हैं, उधार लेने वाले हैं, बोरोवर्स की क्रेडिट हिस्ट्री देता है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब कहाँ से लोन लिया, कितना लोन लिया, कब चुकाया, नहीं चुकाया, एनपीए हुआ। तो अब क्या करते हैं, हर बैंक क्या करते हैं कि किसी को भी लोन देने से पहले उसका सिबिल रिकॉर्ड चेक करते हैं। सिबिल रिकॉर्ड चेक करते हैं तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई लोन एनपीए है तो भविष्य में वो कहीं से भी लोन लेगा तो वो एनपीए का डेटा सिबिल पकड़ लेगा आपका। तो कस्टमर को ये नुकसान है कि उसका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो गिर जाता है, और क्रेडिट स्कोर गिरने से उसको गलत नज़र से बैंक देखते हैं कि ये लोग जो है पहले भी फ्रॉड कर चुका है या पहले भी डिपॉजिटर डिफॉल्ट हो चुका है तो उसको लोन न दिया जाए। तो कस्टमर को तो ये नुकसान है। बैंक को क्या फायदा क्या नुकसान है, बैंक किसी लोन को ठप्पा लगा दे कि ये एनपीए है तो एनपीए होने से उसको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, उसको क्या ऐसा होगा कि वो एनपीए है। तो देखिए बैंक को फायदा कुछ नहीं है। बैंक को तो ये फायदा है कि आरबीआई ने बोला है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला है, और सोच समझ के क्या बोला है, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे बैंक के ऊपर। आपको पता है कि बैंकों का रेगुलेशन का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, और आरबीआई जो कहता है बैंकों को मानना है। तो पहली बात तो यहाँ पर लीगल टर्म्स की बात हो गई कि आरबीआई जो कहता है मानना है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है जो आप समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई लोन अगर एनपीए हो जाता है, मान लीजिए कोई लोन अगर एनपीए हो जाता है तो उस लोन के एनपीए होने से उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि एनपीए है। एनपीए है ये कैटेगराइज करने से क्या होता है आप समझिएगा एक एग्जांपल से, कि एक 5 लाख का लोन था, हाउस लोन था, 5 लाख का होम लोन था, और वो एक भी किस्त व्यक्ति ने नहीं चुकाई। 2 महीना, तीसरा सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, 3 मंथ हो गए और
कस्टमर ने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई तो 3 महीने यानी 90 डेज के बाद क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए 5 लाख का लोन है, क्या इस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा? अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि इंटरेस्ट लगेगा। आप कहीं पर भी चले जाइए इंटरेस्ट तो बढ़ता ही रहेगा। आप जेल में बैठ जाइए, घर पे बैठ जाइए, इंटरेस्ट तो बैंक लेता रहता है, लगता रहता है, लेता रहता है का मतलब अकाउंट में जोड़ता रहता है। तो मान लीजिए पहले महीने में उसको 5000 इंटरेस्ट आया, दूसरे महीने में 5200 आया, तीसरे महीने में 5300 इंटरेस्ट आया, यानी ये हो गए 15,500। तो अब आपका लोन का ड्यू कितना हो गया है, 5,15,500 का आपका ड्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए आप अब क्या है, फिर भी आप लोन नहीं चुका रहे और आप तो चले गए दुबई, भाग के चले गए दुबई, आपका लोन जो है 5,15,000 हो गया। अब क्या हुआ कि आप 1 साल बाद आए, 1 साल बाद आए तब तक ये ब्याज पड़ता रहा और आपका लोन में और ब्याज जुड़ गया और अब आपका लोन हो गया 5,75,000 रुपए का। आप चुका ही नहीं रहे, 1 साल हो गया। अब आप समझिएगा, साल के अंत में वो बैंक क्या करेगा, अपने खातों का जो है डिस्पोजल करेगा या अपने खातों को लेजर बना के अपना प्रॉफिट शो करने की कोशिश करेगा। तो मुझे बताइए कि ये जो ब्याज है ना, ये बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए प्रॉफिट है, बैंक के लिए इनकम है, या बैंक के लिए एक्सपेंडिचर है? अगर आप ये बात समझते हैं तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर कोई बैंक कोई लोन देने से इंटरेस्ट अगर उसको अर्न होता है तो वो क्या है, उसका प्रॉफिट है, उसका एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉफिट है। तो बैंक साल के अंत में क्या बोलेगा कि हमने देखो 5 लाख का लोन दिया था और आज वो लोन कितने का हो गया है, 5,75,000 का हो गया है। तो हमारी इनकम कितनी हो गई है, 75,000 हमारी ब्याज की इनकम हो गई है। हमें कितना ब्याज उस पर है, 75,000 का ब्याज है। तो बैंक उस 75,000 के इंटरेस्ट को अगर अपनी इनकम शो करे तो आपको कोई नुकसान नहीं समझ में आ रहा है? नुकसान डेफिनेटली है। कैसे है? ये तो मैंने 75,000 की बात की। मान लीजिए ये अमाउंट जो है 750 करोड़ होता और बैंक को 750 करोड़ का इंटरेस्ट मिलता और बैंक अपना खूब वाहवाही लूट के 5 स्टार ग्रैंड होटल में ये समारोह करके बोलता कि इस साल 750 करोड़ का इंटरेस्ट हमने खातों में लगाया। लेकिन आप तो इंप्रेस हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स इंप्रेस हो जाएंगे, सब लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन बैंक जानता है अंदर की कंडीशन क्या है कि ये 75,000 उसको मिले ही नहीं है, या वो 750 करोड़ उसको मिले ही नहीं है। एक्चुअली ये तो डूबने वाले हैं और जो अमाउंट डूबने वाला है आपके पास आया ही नहीं, आप उसको इनकम बता के अपने खातों में शामिल कर रहे हो। इसका मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको आप सही तरीके से नहीं बता रहे हो, इन्वेस्टर को सही तरीके से नहीं बता रहे हो सकता है बैंक एकदम कोलैप्स कर जाए, बैंक क्या उसके साथ में उसकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। आरबीआई आपको रेगुलेट करने वाला है, वो ये कंडीशन नहीं चाहता है, इसलिए उसने बोला कि एनपीए को क्लासिफाई करिए। क्योंकि अगर एकदम पता लगेगा कि इस बैंक को 1,000 करोड़ का नुकसान है तो उसके इन्वेस्टर डूब जाएंगे, जनता का पैसा डूब जाएगा, सरकार को प्रॉब्लम हो जाएगी, इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो 750 करोड़ है ना, वो अगर ये बताता है कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है तो पैसा तो आया ही नहीं। ये छोड़िए, ये मूलधन आए वो भी बड़ा मुश्किल है। ये 5 लाख रुपए जो आए ना वो भी बड़ा मुश्किल है। आपको तो वो 75,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 लाख भी डूब जाएगा आपका। तो अब 2 चीजें निकल के आई कि एनपीए करने से क्या होगा, एनपीए करने से बैंक को, एनपीए कैटेगराइज करने से बैंक को जो इंटरेस्ट की इनकम है ना, ये जो इंटरेस्ट की इनकम है, इस इनकम को वो सस्पेंस अकाउंट में डालेगा। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये है कि वो ये बताएगा कि ये हमारी इनकम एक्चुअली है नहीं, अगर भविष्य में हुई तो हो सकती है कि वो पैसा जमा कराए तो आ जाए। तो सबसे पहले तो आप एक पाप करने से बच गए कि आप जो है इंटरेस्ट इनकम, अपना इंटरेस्ट इनकम अपने प्रॉफिट में शामिल करने से बच गए, जो आपकी इनकम थी ही नहीं। एक चीज तो ये की आपने। दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज जो आपका मूलधन है, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल था आपका 5 लाख रुपए। तो जो आपका प्रिंसिपल है ना, उसके लिए भी तो कुछ करिए, वो भी तो रिकवरी नहीं हो पा रही। तो आप क्या करेंगे, एक तो आपका प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट लेके जाए, एक आपके प्रॉफिट में आपने इंटरेस्ट न ले जाकर प्रॉफिट को बढ़ने से बचा लिया, और वो प्रॉफिट जो बढ़ता वो डेटा फेक होता। क्योंकि आप अगर अपना जो इनकम आया ही नहीं है वो अगर प्रॉफिट में शामिल कर देते तो उससे क्या होता, उससे प्रॉफिट तो बढ़ जाता, लेकिन वो प्रॉफिट आपको अर्न नहीं हुआ था। तो आपने अपने प्रॉफिट को एक लिमिट पर कर दिया। मान लीजिए मैं कहता हूं आपका प्रॉफिट इस लेवल पे था, अगर आप इंटरेस्ट ऐड कर देते तो आपका प्रॉफिट और ऊपर चला जाता, इस लेवल पे चला जाता इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऐड नहीं किया, इंटरेस्ट ऐड नहीं किया तो आपका प्रॉफिट इस लेवल पे है। अब आप इस प्रॉफिट को और नीचे लेके आइए। और नीचे क्यों लेके आएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि वो जो मूलधन है ना 5 लाख रुपए का, उसके लिए भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल रहे हैं।
हर साल कुछ पैसा निकालेंगे, हर बार कुछ पैसा निकालेंगे, ताकि वो 5 लाख के एवज में आप एक पैरेलल असेट खड़ी कर दें। तो अगर कभी भी वो 5 लाख का लोन डूब जाता है तो यू हैव सम अमाउंट एज अ कुशन टू कवर द रिस्क, यानी आपके पास कुछ पैसा है उस रिस्क को कवर करने के लिए। क्योंकि ये तो 5 लाख का एग्जाम्पल है, मान लीजिए 5,000 करोड़ का लोन हो और एक दिन, एक सिंगल डे बैंक को पता लगे कि आपके 5,000 करोड़ डूब गए हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर उस 5,000 करोड़ के लिए आप हर साल 1,000 करोड़ का प्रॉफिट निकालते गए कि मान लीजिए 5,000 करोड़ कभी डूब जाएगा तो मेरे पास ये पैरेलल असेट बनती जा रही है, तो इसकी रिकवरी मैं इस प्रॉफिट में से निकाल लेता हूं, अभी प्रॉफिट में से बचा के रखता हूं, वहां से कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका हर साल 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि वो 1,000 करोड़ आपने एक अलग रख दिए, क्वेश्चन बना लिया, प्रोविजनिंग कर दी, उसी को हम बोलते हैं प्रोविजनिंग। तो आपका प्रॉफिट और कम हो गया। तो अब जो ये प्रॉफिट का लेवल है ना, ये है तो कम, ये प्रॉफिट का लेवल जो है वो है तो कम, लेकिन वो प्रॉफिट का लेवल आपके एक्चुअल के अकॉर्डिंग है, आपकी वास्तविक फाइनेंशियल स्थिति के अकॉर्डिंग है। तो आपने क्या किया, सबसे ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट नहीं बताया, नीचे लेवल पे बताया, क्योंकि आपने इंटरेस्ट शामिल नहीं किया अपनी इनकम में। उससे भी नीचे बताया, उससे भी नीचे क्यों बताया, क्योंकि थोड़ा पोर्शन आपने क्या किया, अपनी प्रोविजनिंग में लगा दिया, और वो जो प्रोविजनिंग की आपने, वो एक पैरेलल असेट आप क्रिएट करते रहे। अब आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि ये 5 सालों तक चलता रहेगा क्या, कब तक ऐसा चलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होंगी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि मैंने आपको 2 बातें बोली है। एक तो ये कि आप जो है इंटरेस्ट को क्या करिए, सस्पेंस में डालिए, उसको इनकम में शामिल मत करिए, इंटरेस्ट को सस्पेंड अकाउंट में डालिए। दूसरा मैंने क्या बोला कि आप अपनी प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालिए और उससे क्या करिए, प्रोविजनिंग करिए। अब आप देखिए, इन दोनों से आपका प्रॉफिट तो कम होगा, इंटरेस्ट जो आने वाला था वो नहीं आया तो प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट जो आया उसमें से भी कुछ पैसा प्रोविजनिंग के लिए निकाल लिया आपने, उससे भी प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन इसके बाद में जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा, वो एक्चुअल वास्तविक प्रॉफिट होगा। इससे क्या फायदा होगा, आरबीआई को यह फायदा होगा कि बैंकों को रेगुलेट कर पा रहा है, डूबने से बचा पाएगा। सरकार को यह फायदा होगा कि इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी एक साथ में। इन्वेस्टर को फायदा होगा कि उसके साथ में धोखा नहीं हो रहा है, उसको गलत डेटा बता के इन्वेस्टमेंट नहीं लिया गया। तो ये कई सारी चीजें, इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा, और आम जनता जो पैसा लगाती है अपना पैसा डूबेगा नहीं। तो कई सारी चीजें होती है, अगर पैसा डूब जाता है कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, ये सारी चीजें जो रुक सकती हैं। अब मैं जो बता रहा हूं वो समझिएगा कि ये जो सस्पेंस अकाउंट में इंटरेस्ट डालना है ना, ये तो हम डालते रहेंगे। कब तक डालते रहेंगे, जब तक वो असेट एनपीए में है। जैसे कभी वो रिकवरी हो जाएगी तो सस्पेंस में डाला हुआ जो पैसा है तो रिकवरी होने पर एक्चुअल आ जाएगा, और एक्चुअल आ जाएगा तो प्रॉफिट में शामिल कर लेंगे, यहाँ तो कोई नहीं। लेकिन ये जो प्रोविजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको हिंदी में हम प्रावधानीकरण बोलते हैं, प्रावधानीकरण करना। तो ये प्रावधान जो है एसेट की हालत के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार है तो थोड़ा पैसा लगेगा, ज्यादा बीमार है ज्यादा पैसा लगेगा, उससे भी ज्यादा बीमार है उससे भी ज्यादा पैसा लगेगा। तो आपको क्या देखना है कि हालत कैसी है उस असेट की, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोविजनिंग करना है। यानी यहां पर आपका टर्म आता है एसेट क्लासिफिकेशन। क्या टर्म आता है, एसेट क्लासिफिकेशन। यानी आपको उस एसेट को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। अगर आप इस एसेट को क्लासिफाई करेंगे तो जिसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करेंगे, जो स्टेटस आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ही प्रोविजनिंग होगी। कहीं पर लोन की 10% प्रोविजनिंग होती है, 5 लाख की 50,000 प्रोविजनिंग होती है, कभी 5 लाख की 20% यानी 1 लाख रुपए प्रोविजनिंग होती है, कभी पूरा 5 लाख की प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। ये एसेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। और दूसरा मैंने आपको जो टर्म यूज किया था वो है इनकम रिकॉग्निजेशन। क्या है, इनकम रिकॉग्निजेशन। तो इनकम रिकॉग्निजेशन का तो मैंने आपको बता दिया मामला। क्या बता दिया कि इनकम वही लीजिए जो एक्चुअल में है, जो रिकॉग्नाइज हो गई है, उसी को इनकम को प्रॉफिट में शामिल करिए। तो ये इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो कहते हैं इनकम रिकॉग्निजेशन के। यानी कि आपको इनकम रिकॉग्नाइज हुई है तो ही ठीक है, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट में डालिए। दूसरा आपका जो प्रॉफिट के लिए मैंने प्रोविजनिंग बताई वो संबंधित है असेट क्लासिफिकेशन से। यानी जैसे आप असेट क्लासिफाई करेंगे वैसे ही आपकी प्रोविजनिंग डिपेंड करेगी। तो अभी मुझे लगता है कि आपको एनपीए की ओवरऑल गणित समझ में आ गई होगी कि एनपीए क्या है, कब एनपीए होता है, एनपीए होने के बाद रिकवर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जितना पैसा आप जमा कराओगे उसके अकॉर्डिंग रिकवर होगा। कभी भी आपका ड्यू जो है 90 डेज से अबव नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक दिन का भी पैसा जमा कराएंगे 90 दिन के ड्यू में तो 89 डेज का ड्यू हो जाएगा, तो अगले दिन वो एनपीए होगा, एक दिन बच जाएगा। इसी तरीके से कई लोग गणित क्या लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन में क्या करते हैं, एक टर्म आता है। क्या टर्म आता है, मान लीजिए
मान लीजिए आपका 25 मार्च को लोन एनपी हो गया। कितनी मार्च को लोन एनपी हो गया? 25 मार्च को। 25 मार्च को आपके लोन के 90 दिन हो गए, यानी ड्यू 90 दिन का हो गया। अब आपका 31 मार्च आने वाला है, बैंक वाले बड़े परेशान कि हमारा 5000 करोड़ का क्लाइंट एनपी होने वाला है। और सिर्फ कितने दिन पहले, अगर ये मान लीजिए 5 अप्रैल को होता तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो कम से कम वो एनपीए नहीं होता, अगले फाइनेंशियल ईयर में तो रिकवरी करते हैं, पूरा साल मिलता। तो वो लोग क्या करते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ एनपीए लोन में क्या करते हैं कि एवरग्रीनिंग ऑफ यहाँ पर 25 मार्च को वो क्या करेंगे, उस क्लाइंट को बोलेंगे कि आप एक काम करो, 90 दिन के ड्यू की बजाय आप तो बस 10 दिन का पैसा जमा करा दो। यानी अगर मैं मानूं कि बड़ा लोन है तो 90 दिन में 90 करोड़ ड्यू हो रहे हैं, तो 10 दिन के कितने ड्यू होंगे? 10 करोड़। तो उसको ये बोलेंगे कि आप 10 करोड़ ही ड्यू करा दो, 10 करोड़ ड्यू का 10 दिन का जमा करा दो, 10 करोड़ रुपया। तो इससे क्या होगा, 90 दिन का ड्यू कितने दिन का ड्यू बन जाएगा? 80 दिन का ड्यू बन जाएगा। और अब वो एनपीए वापस कितने दिन बाद होगा? 10 दिन बाद होगा। तो 10 दिन में 25 मार्च से 31 मार्च 6 दिन, और 5 अप्रैल को वो ड्यू होगा, तब तक आपका मार्च का महीना निकल जाएगा। और मार्च के महीने के जो 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बनती है उसमें ये 5000 करोड़ का लोन जो है एनपीए नहीं आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ एनपीए। लिख दीजिएगा यहाँ पर लोन की बजाय एवरग्रीनिंग ऑफ एनपीए, यानी आप जो है एनपीए को उसको ग्रीन करते रहते हैं या एक तरीके से उसको चलाते रहते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ एनपीए। अब आपको समझ में आया? इस तरीके से आप करते रहते हैं। तो ये मैंने 2 टर्म जो बड़े बड़े यूज किए थे वो आपको समझा दिया मैंने। एसेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग होगी और इनकम रिकॉग्निजेशन के अकॉर्डिंग ये होगा, और इसी में जो है लफड़ा चलता रहता है जिसका मैंने जिक्र कर दिया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो समझिएगा। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने आपको देखिए ये बातें बता दी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होती है, अ डेब्ट लोन इज क्लासिफाइड एज एनपीए इफ लोन पेमेंट हैव नॉट बीन मेड फॉर 90 डेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस का मतलब है कि एग्रीकल्चर लोन में थोड़ा अलग होगा या दूसरे लोन में थोड़ा अलग होगा। दूसरा, आरबीआई इश्यूड फर्स्ट नॉर्म्स रिलेटेड टू एनपीए 1993 फॉर एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट क्लासिफिकेशन का मैंने बताया कि जिसके अकॉर्डिंग एसेट क्लासिफाई होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग होगी। एंड इनकम रिकॉग्निजेशन और प्रोविजनिंग से रिलेटेड जो है नॉर्म्स 1993 में बताए। 4 टाइप्स की एसेट्स होती है। कितने टाइप्स की एसेट्स होती है? 4 टाइप की, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड्स, डाउटफुल और लॉस एसेट। ये थोड़ी अच्छी हेल्थ है एसेट की, थोड़ा अच्छा मरीज है तो कम प्रोविजनिंग होगी, थोड़ा ज़्यादा हालत ख़राब होगी तो ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी, और ज़्यादा हालत ख़राब होगी और ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी, और लास्ट में कस्टमर जो है मर जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या है, अगर उसका ख़त्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि राइट ऑफ। क्या बोलेंगे उसको? राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि आप ये सोचते हैं कि वो उसका जो 5 लाख का लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो कभी रिकवर नहीं होगा, अनकलेक्टिबल है। अनकलेक्टिबल है तो अब आपकी बैलेंस शीट में वो खराब चीज़ जो है ना हमेशा के लिए रह नहीं सकती है। तो वो खराब चीज जो है हमेशा के लिए नहीं रह सकती है, तो आप क्या करते हैं कि आपने जो प्रोविजनिंग कर करके पैरेलल 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं उससे उसकी रिकवरी आप कर लोगे। अब रिकवरी आप करोगे तो आपकी बैलेंस शीट तो साफ हो जाएगी, क्लीन, कि इस बैंक का कोई भी एनपीए नहीं है, बैड डेट्स नहीं है। लेकिन वो जो प्रॉफिट आपने अलग निकाला था प्रोविजनिंग करने के लिए, वो प्रॉफिट किसका था? वो प्रॉफिट था जनता का। कैसे जनता का था समझिए, इससे कैसे नुकसान होता है। आपने सुना होगा कि ये सारे बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक बैंक है, सरकार के बैंक है, जनता के बैंक है, और इन सरकार के बैंकों में जनता का पैसा होता है और जनता के पैसे से उनको इनकम प्राप्त होती है, उनका इंटरेस्ट होता है। और इसमें अगर प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो इस पीएसबी में मान लीजिए 60% में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है और 40% में हिस्सेदारी है मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है उनकी हिस्सेदारी है, पब्लिक शेयर होल्डर है उनकी हिस्सेदारी है। मान लेते हैं इस बैंक को 100 करोड़ का प्रॉफिट होता, इस बैंक को कितने करोड़ का प्रॉफिट होता? 100 करोड़ का प्रॉफिट होता। तो 60% यानी 60 करोड़ तो चले जाते सरकार के पास और 40 करोड़ चले जाते पब्लिक शेयर होल्डर के पास में। तो अब मान लेता हूं कि ये 100 करोड़ बैंक ने सीधा प्रोविजन कर दिया, कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, उसको क्या हो गया, उसने सारा ही सारा 100 करोड़ विजय माल्या की प्रोविजनिंग में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ 60 करोड़ रुपए का। वो 60 करोड़ रुपया कमा के गरीबों के कल्याण में लगा सकती थी, वो लगा नहीं पाई। दूसरा, जो शेयर होल्डर ने शेयर खरीद रखे थे, मान लीजिए किसी ने 1000 रुपए में शेयर खरीद रखा था, उसको कुछ तो प्रॉफिट होता, उसको डिविडेंड तो आता, वो डिविडेंड नहीं आया। दूसरा, अगर बैंक को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसके 1000 रुपए के शेयर पे प्रॉफिट आने की बात तो छोड़िए, उस 1000 रुपए के शेयर की वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी। यानी उसके भी मूल पर ही उसको नुकसान हो रहा है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया उस पर तो नुकसान हो ही रहा है, उसको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है, उसके मूल पर भी नुकसान हो रहा है। अगर ये 100 करोड़ का प्रॉफिट
बैंक कमाता, प्रोविजनिंग में नहीं डालता, एनपीए की रिकवरी के लिए नहीं डालता, तो वो 100 करोड़ के कारण उसका जो 40 करोड़ का प्रॉफिट पब्लिक को मिलता, तो उस 40 करोड़ के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उस एक शेयर को भी जाता, और वो प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता, 1000 रुपए की वैल्यू में भी वैल्यू एडिशन होता। हो सकता है वो शेयर कल से 1100 रुपए का हो जाता, तो 100 रुपए तो उसका वैल्यू एडिशन होता और 20-25 रुपए का उसका प्रॉफिट होता है, यानी एक साल में 1000 पे 1150 हो जाता, यानी 15% का प्रॉफिट उसको मिलता। तो 15% के प्रॉफिट की बजाय वो तो उसको लॉस हो गया, 50% का लॉस हो गया, क्योंकि 1000 रुपए से उस शेयर की वैल्यू 500 रुपए आ गई। तो अब आपको क्लियर आ रही है पिक्चर कि एनपीए होने से क्या दिक्कतें आती है। हमें तो पता ही नहीं लगता कि विजय माल्या के कितने हजारों करोड़ रुपए सरकार ने बोला है कि उनको राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ करने का मतलब 5 लाख रुपया जो आपने लिया है लोन, अगर वो नहीं दे रहा है तो आपने प्रॉफिट में से 5 लाख रुपया निकाल रखा, तो इससे बोलिए कि हो गया लोन कंप्लीट, लोन आ गया। सरकार के पास दूसरे ऑप्शन क्या होते हैं, बैंकों के पास क्या होते हैं कि उसके असेट को वो क्या करे, असेट को नीलाम कर दे, बहुत सारी चीजें कर दे, लेकिन नीलामी से उतना पैसा आता नहीं है। मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया था, तो नीलामी से कभी 2 लाख रुपया है, तो 3 लाख तो उनको निकालना पड़ेगा ना। यही केस विजय माल्या के केस में है, उनके हीरे जवाहरात जब्त कर लिए, प्रॉपर्टीज जब्त कर ली, लेकिन फिर भी 8000 करोड़ नहीं हो रहे। मैं तो कहता हूँ 2000 करोड़ कम पड़ गए, तो 2000 करोड़ बैंक का जो प्रॉफिट है वही तो वहां पर राइट ऑफ होने के लिए जाएगा। तो ये आपकी चीजें हैं। तो ये स्टैंडर्ड असेट है, सब स्टैंडर्ड असेट है, डाउटफुल है और लॉस असेट, इन 4 में कैटेगरीज होती है और धीरे धीरे हेल्थ डाउन होती जाती है। लॉस असेट का मतलब है कि अब वो रिकवर नहीं होगी। अब इसके लिए क्या क्या प्रोविजनिंग होती है, क्या क्या प्रोविजनिंग होने का मतलब है कि किस असेट की किस स्टेज में कितनी प्रोविजनिंग होगी, तो ये मैं आपके लिए लिख कर लेके आया हूं। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर 1 से 30 दिन का ड्यू होता है, 1 से 30 दिन का ड्यू होता है, तो हम उसको बोलते हैं SMA0, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। स्पेशल मेंशन क्यों? क्योंकि देखिए आप रेड अलर्ट लग गया है या ऑरेंज अलर्ट लग गया थोड़ा, कि देखो ये इस महीने उसने किस्त नहीं दी है, 30 दिन का ड्यू हो गया, उसने किस्त नहीं दी है, तो फिर आपका SMA1 आएगा, SMA2 आएगा, यानी ये दूसरे महीने भी किस्त नहीं दी और तीसरे महीने भी किस्त नहीं दी। अब 90 दिन तक अगर उसने किस्त नहीं दी है, तो स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट सीधा क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। और एनपीए की ये 3 कैटेगरी है। मैंने अभी आपको 4 कैटेगरी बताई थी, मैंने आपको क्या बताई थी, 4 कैटेगरी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। तो ये तीनों कैटेगरी जो नीचे वाली है ये तो एनपीए की है, और ये जो स्टैंडर्ड कैटेगरी है ना, ये स्टैंडर्ड कैटेगरी है, ये एसएमए जो है ना, ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में। यानी अगर पूछे कि टोटल कितनी कैटेगरीज हैं, तो 4 कैटेगरी है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। अगर पूछे एनपीए की कितनी है, तो एनपीए की 3 है, क्योंकि ये एनपीए की कैटेगरी में नहीं है। अभी लोन ड्यू चल रहा है, और वो जो लोन ड्यू चल रहा है ना, वो धीरे धीरे स्लिप हो रहा है एनपीए में, तो यहां तक तो एनपीए नहीं हुआ, तो ये स्टैंडर्ड है। फिर सब स्टैंडर्ड आ जाएगा, डाउटफुल आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि अगर एक सब स्टैंडर्ड असेट वुड बी वन, कौन सी होगी, विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी 12 महीने तक वो जो है, अगर एनपीए रहता है 12 महीने तक वो रहेगा, तो सब स्टैंडर्ड में कहलाएगा। 90 दिन के बाद में 12 महीने तक वो किसमें कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड में कहलाएगा। अगर 12 महीने तक भी वो लोन की रिकवरी नहीं होती है, तो फिर 12 महीने के बाद उसको क्या कहला दिया जाएगा, डाउटफुल असेट कहा दिया जाएगा। और डाउटफुल असेट के बाद में अगर ऐसा लगता है 2-3 साल या जितने भी टाइम कि वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, यहां पर क्या है, लॉस असेट इज वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा लॉस आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा भी ये बोला गया, और द आरबीआई इंस्पेक्शन के द्वारा ये बोला गया है कि अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ, अमाउंट रिटन ऑफ नहीं हुई है। इन अदर वर्ड्स सच एन असेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टिबल, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो असेट कलेक्टिबल नहीं है और अमाउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुई है, तो अब हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और राइट ऑफ करेंगे तो आपका एनपीए की कहानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन वो आपके खून पसीने की कमाई से खत्म होगी। ऐसा कई सारी सरकारें कर चुकी है, हमें पता ही नहीं लगता है। हमें पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, हमें पता इसलिए नहीं लगता कि सरकार को कितनी इनकम हो रही है, वो अगर इनकम होती तो हमारे लिए वो पैसा यूज करती, उसको भी इनकम नहीं हो रही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में तो गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर है ना। दूसरा प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग प्रावधान कितना करना पड़ता है, देखिए स्टैंडर्ड असेट में भी प्रावधान करना पड़ता है। स्टैंडर्ड असेट में क्या प्रावधान करना पड़ता है, केवल 0.25%, यानी अगर वो एनपीए नहीं है फिर भी आप प्रोविजनिंग करिए थोड़ी बहुत, ताकि आपके प्रॉफिट कम होकर आएंगे तो एक्चुअल स्थिति पता लगेगी। तो एमएसएमई के लिए अलग होता है, कमर्शियल और रियल एस्टेट के लिए अलग होता है, अदर के लिए अलग होता है, जिसमें ज्यादा रिस्क है उसके लिए ज्यादा प्रोविजनिंग, कम रिस्क है कम प्रोविजनिंग। लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये बस मैं बता रहा हूं कि प्रोविजनिंग होती है ऐसी। जैसे ही स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड हो जाती है, यानी एनपीए की कैटेगरी चालू हो जाती है, तो फिर उस पर देखिए सिक्योर्ड असेट तो 15%, नॉन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड असेट है तो 25% की प्रोविजनिंग करना होती है, क्योंकि सिक्योर में तो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा उसकी सिक्योरिटी से, उसके द्वारा जो भी सिक्योरिटी घर दुकान मकान गिरवी रख रखा उससे, लेकिन अनसिक्योर्ड असेट में तो कोई रिकवरी नहीं होगी, तो ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी।
और डाउटफुल असेट में तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ असेट और हेल्थ ऑफ द असेट, कैसी वो है, कैसी उसका चीजें हैं, कितनी रिकवरी हो सकती है, अगर सिक्योर्ड है नॉन सिक्योर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग 25 से लगाकर 100% तक की रिकवरी होती है, प्रोविजनिंग होती है। और सबसे लास्ट में लॉस असेट में तो 100% की प्रोविजनिंग कर लेते हैं, जितना लोन है उतनी प्रोविजनिंग और उसको राइट ऑफ कर देते हैं, तो लॉस असेट। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं किस पर, एनपीए की कैटेगरी पर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया आज, मैंने आपको बताया एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, मैंने आपको बताया इनकम का रिकॉग्नाइजेशन करना है, इनकम हुई है कि नहीं हुई है ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया एनपीए क्या है, एनपीए की डेफिनेशन बताई, एनपीए कब होगा ये मैंने आपको बताया, प्रोविजनिंग बताई कि प्रोविजनिंग कैसे हो सकती है, और मैंने बताया इंपैक्ट ऑफ द एनपीए। एनपीए का इंपैक्ट कस्टमर पे क्या पड़ता है, बैंकर पर क्या पड़ता है, सरकार पर क्या पड़ता है, अल्टीमेटली राइट ऑफ क्या होता है। तो राइट ऑफ क्या होता है, इन सारे वर्ड को मैंने बताया। और ये पूरी जो है ये क्लास जो है पूरी थ्योरेटिकल क्लास है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसके लिए आपको बादाम खानी पड़ेगी समझने के लिए। तो आप समझिएगा, इसमें कोई मसाला नहीं है कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन जो जो वर्ड्स मैंने बताए, जहां जहां मैंने इम्पैक्ट डाला है, वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीए की कहानी समझने के लिए। तो इसके बाद में जो आपका आता है स्पेसिफिकली, एक आध और मैंने डाल रखा है, एक टर्म आता है ग्रॉस एनपीए, एक आता है नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए क्या है, ग्रॉस एनपीए है उसमें से अगर आप प्रोविजनिंग माइनस कर देंगे तो नेट एनपीए आ जाएगा, यानी आपका टोटल जो एनपीए हो रखा है वो तो ग्रॉस एनपीए है। अगर आपने मान लीजिए 5 लाख का एनपीए हो गया आपका, 5 लाख का, उसमें से 2 लाख आपने प्रॉफिट में से निकाल के प्रोविजनिंग कर दी, तो आपका ग्रॉस नेट एनपीए क्या हो जाएगा, 3 लाख का एनपीए हो जाएगा। इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। परसेंटेज में कैसे शो करते हैं, मान लीजिए एक बैंक ने 1000 रुपए का लोन दे रखा है और उसका 150 रुपया एनपीए है, 150 रुपया क्या है, एनपीए। तो मैं कहूंगा कि उसका 15% एनपीए है। कितना एनपीए है, 15% एनपीए, क्योंकि उसने 100 रुपया 1000 रुपया लोन दे रखा है और 150 उसका एनपीए है, तो 15% एनपीए है। और अगर नेट एनपीए, मान लीजिए इस 150 में से उसने 80 रुपए की प्रोविजनिंग कर ली, 80 रुपए की प्रोविजनिंग कर ली, तो नेट एनपीए कितना हुआ, 70, 1000 पे 70, तो मैं कहूंगा कि उसका 7% एनपीए। कितना परसेंट एनपीए, 7% एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का परसेंटेज आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, किसी भी बैंक की बैलेंस शीट देखिए वहां समझ में आ जाएगा। अभी टोटल एनपीए लास्ट डेटा मेरे पास सितंबर 2019 का है, हालांकि मैं क्लास अभी जून में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जुलाई में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये एनपीए का डेटा पुराना इसलिए क्योंकि सरकारें टाइम टाइम पे जारी नहीं करती है, सारे जो है बस अंदाजा लगाते कितना एनपीए होगा। तो उस समय पूरे भारत में 9 लाख करोड़ का एनपीए था टोटल, और उसमें से भी 9 लाख करोड़ रुपए, ये जो है ना, ये टोटल एसेट का 9% होता है। जितना भी सारे बैंकों ने लोन दे रखा, पब्लिक प्राइवेट सबका 9% एनपीए करीब बैठता है। और आप कंपेयर कर सकते हैं, दिसंबर 2014 में केवल ये 3 लाख करोड़ था। तो मोदी सरकार की एक बड़ा अचीवमेंट आप इसको मान सकते हैं कि 3 लाख करोड़ से कितना 3-4 गुना एनपीए हो गया। हालांकि इसको बहुत रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन ये एक हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो एक आर्ग्यूमेंट बनता है कि एनपीए बहुत बड़ा है बैंकों का। तो ये स्थिति अभी है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बैंकों का एनपीए है 80%, जबकि गवर्नमेंट बैंकों का जो आपका बिजनेस का परसेंटेज है वो केवल 62-63% है। तो उनका बिजनेस का मार्केट में शेयर तो 62-63 है, लेकिन एनपीए में शेयर 80% है। तो ये इनएफिशिएंसी भी बताता है सरकारी कर्मचारियों की, ये हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए मजबूर भी करता है। इसलिए मोदी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, एक वो भी है, ठीक है। और ये एक छोटा सा आर्टिकल में से मैंने लिया था कि क्यों एनपीए बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट भी लेके जा रहे हैं, उसको नॉन परफॉर्मिंग लोन को उसको दे दें, वो तो अरुण जेटली ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। अब आप समझिएगा कि एनपीए की कैलकुलेशन, क्लासिफिकेशन चीज़ें क्या है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बताइएगा, और समझ में आया है, अगर मेरे वर्ड समझ में आए हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में भी डालिएगा। थैंक यू सो मच।